हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हो, जोश में हो? चलिए भाई, तो ये जोश मेंटेन करके रखना, बिकॉज आज हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव 1। सो फाइनली ऑब्जेक्टिव 1 में जो चीज मैंने पहले भी बताई थी कि एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलते हैं, चारों में से किसी एक ऑप्शन पे टिक लगाना है, और ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, यहीं से मतलब इसी पैटर्न के आते हैं तुम्हारे लिए। ओके, तो भाई थोड़ा सा ध्यान से हर एक ऑप्शन को चेक करो, ढंग से करो, चेक करो, और उसके बाद सॉल्व करो, है ना? मैं क्या बोल रहा, जो भी बोलिए छोड़ो। एनीवेज, तो भाई पेन और पेपर होना चाहिए, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, वीडियो को पॉज करोगे, खुद से ट्राई करोगे, एंड फिर चेक करोगे तुम्हारा आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। करोगे ना? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। So the question number first says, a positively charged particle projected towards the east is deflected towards the north by the magnetic field. भाई क्या हुआ? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था जिसको हमने ईस्ट की तरफ फेंका, वो डिफ्लेक्ट हो गया नॉर्थ की तरफ बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड में भी, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? चलो भाई सोचो। इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शंस बनानी पड़ेगी। सो वी नो बेटर कि यहां पे अगर हमारे पास में दिखाई नहीं दे रहा ना तुम लोगों को, ये पता है मुझे, एक मिनट रुक जाओ। अगर ये मेरे पास में ईस्ट होता है तो ये इधर की तरफ होता है वेस्ट, ये होता है अप, ये होता है डाउन। समझ गए ना? अरे हाँ सर, समझ गए। ये ईस्ट वेस्ट अप डाउन है ना। फिर ये नॉर्थ और साउथ ऐसे आएगा, आगे पीछे वाला। तो आगे पीछे वाला मतलब एक तो बाहर आएगा, एक अंदर की तरफ जाएगा। अगर ये ईस्ट है तो ये वेस्ट हो जाएगा, ये अप है, ये डाउन हो जाएगा। तो नॉर्थ तुम्हारी तरफ से, साउथ पीछे की तरफ ऐसे करोगे। तो नॉर्थ और साउथ को बनाने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे बना देता हूं, साउथ नॉर्थ। अभी जरा फील आ रहा होगा तुम लोगों को बढ़िया मस्त तरीके का। यहां पे खड़े हो जाओ तुम लोग। अब तुम खड़े होके देख लो भाई, ये ईस्ट है, वेस्ट है, वो नॉर्थ है, साउथ है, वो ऊपर है, नीचे आसमान है, और ये पाताल लोक है ना। हाँ हाँ, बस ये वाली बातें याद रहती तुम्हें, पाताल लोक। एनीवेज कोई बात नहीं। चलो भाई, यहां पे पिक्चर हो गई है और कहा गया एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है ईस्ट की तरफ। तो ये एक चार्ज पार्टिकल है मेरे पास में, ये ब्लू कलर का, जिसको मैंने प्रोजेक्ट किया ईस्ट की तरफ। इसकी वेलोसिटी है ईस्ट की तरफ, जिसको बोलेंगे वी आई कैप। इसकी वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है। अब देखो, जब भी ईस्ट की तरफ होगा तो ईस्ट को मैं लेता हूं आई कैप, वेस्ट को मैं लूंगा माइनस का आई कैप, अपर वाले को ले लूंगा मैं जे कैप, और डाउन वाले को लूंगा माइनस का जे कैप, और यहां पे जो नॉर्थ है उसको ले लूंगा के कैप और माइनस का के कैप, और साउथ वाले को लूंगा के कैप। वही मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बना दी पूरी पिक्चर। ठीक है, अब क्या होगा? पार्टिकल आपको जो बढ़िया है वो मस्त जा रहा है। अच्छा चलो कोई बात। ठीक है, पार्टिकल जा रहा है अपना ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ है तो मैंने आई कैप से डिफाइन कर दिया। वो डिफ्लेक्ट हो गया नॉर्थ की तरफ, चलता चलता वो नॉर्थ की तरफ चला गया सर। चलता चलता वो नॉर्थ की तरफ मुड़ गया और अब नॉर्थ की तरफ जा रहा है। भाई यही हो ना, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो वो क्या हुआ? चलता चलता नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ मतलब इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा था? इसके ऊपर सर फोर्स लग रहा था नॉर्थ की तरफ। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था नॉर्थ की तरफ। तो तुम समझदार हो, तुम समझदार हो, तुम्हें पता है वेलोसिटी ईस्ट की तरफ, फोर्स नॉर्थ की तरफ। किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, इसको लिखते हैं क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या यही बातें हैं जो तुम्हें पता है? हाँ। फोर्स जो है वो नॉर्थ की तरफ लग रहा है, नॉर्थ की तरफ माइनस का के कैप है, इक्वल्स टू वेलोसिटी है मेरी आई कैप की तरफ। तो भैया इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे के माइनस का के कैप मिल जाए? इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे माइनस का के कैप मिल जाए? तो आई क्रॉस जे करने से मिलेगा क्या? कि आई क्रॉस माइनस जे करने से मिलेगा? बोलो, करके देख लेते हैं। सर इसको ऐसे करते हैं, आई क्रॉस, एक मिनट रुको। अगर ये इधर है उधर है तो ये बाहर की तरफ आएगा, इधर है ऐसे। हाँ देखो भाई, अगर तुम क्रॉस करना जानते हो तो राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हो। यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल कर सकते हैं ये काम। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखना, तुम क्या बोलते हो राइट हैंड थंब रूल को? अगर मुझे V क्रॉस B
मुझे v क्रॉस b करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखूंगा। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, अब उसको मैं कौन सी डायरेक्शन में कर्ल करूं कि मुझे फोर्स का डायरेक्शन मिल जाए, उसको मैं कौन सी डायरेक्शन में कर्ल करूं, क्या मैं ऊपर कर्ल करूं या मैं नीचे की तरफ कर्ल करूं। ऊपर अगर उंगलियां घुमाऊंगा तो फोर्स बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ मतलब के कैप साउथ में। अगर मैं फिंगर्स को नीचे की तरफ घुमाता हूं तो वह अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ माइनस, माइनस का के कैप यानी कि नॉर्थ की तरफ। तो फोर्स हमारा नॉर्थ की तरफ लग रहा है, तो मुझे अपनी फिंगर्स जो है नीचे की तरफ घुमानी पड़ेगी, मुझे अपनी फिंगर्स जो है वो नीचे की तरफ घुमानी पड़ेगी, जिससे कि क्या होगा, फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। तो आई कैप क्रॉस माइनस जे कैप करोगे तो माइनस का के कैप मिलेगा, आई कैप क्रॉस माइनस का जे कैप करोगे तो माइनस का के कैप मिलेगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस के जे कैप की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस के जे कैप की तरफ है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कौन से में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। नहीं समझे, क्या बोले, वेलोसिटी को ईस्ट की तरफ फेंका तो ईस्ट की तरफ मैंने आई कैप मान लिया, इधर मैंने वेस्ट की तरफ माइनस आई कैप, ऊपर की तरफ जे कैप, नीचे की तरफ माइनस का जे कैप, नॉर्थ की तरफ माइनस का के कैप, साउथ की तरफ के कैप। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि भाई साहब ये वेलोसिटी जो पार्टिकल जा रहा था वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, जो पार्टिकल आपका ईस्ट की तरफ जा रहा था वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। हमने बोला यार ये कैसे हो गया, खुद से हो गया ऐसा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड था यहां पे, और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो मैंने बोला फॉर्मूला है फोर्स का Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब मैग्नेटिक फोर्स जो है नॉर्थ की तरफ था, नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन हमने ले रखी है माइनस का के कैप, तो मैंने लिख दिया माइनस का के कैप। वेलोसिटी की डायरेक्शन आई कैप की तरफ थी, तो मैंने लिख दिया आई कैप। बी वेक्टर एज इट इज लिखा बिकॉज मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता थी। अब पिक्चर बहुत क्लियर है, मैं आई कैप को किसके साथ क्रॉस करूं कि मुझे माइनस का के कैप मिल जाए। तो मैंने क्या किया, ऐसा करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड लो, तुम सबसे पहले V क्रॉस B करोगे, तो सबसे पहले कौन है V, वेलोसिटी। अपनी फिंगर्स को वेलोसिटी के डायरेक्शन में रख लो। अब उसको अगर मैं नीचे घुमाऊंगा फिंगर्स को तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अंदर की तरफ लगेगा। अंदर की तरफ लगना मतलब ये वाला पार्ट, बाहर की तरफ लगना मतलब ये वाला पार्ट। तो चलो देखो, फिंगर्स को रखा वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड नीचे बनाओ या ऊपर बनाओ। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ होगा तो फिंगर्स ऐसे घूमेगी और मैग्नेटिक फोर्स बाहर लगेगा, पर उसने बोला मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, नॉर्थ अंदर की तरफ है। अरे मैं इसको पेपर इस पे बना नहीं सकता हूं, इसलिए मैं ऐसे बनाता हूं, ये इनटू द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा तो ये इधर आएगा, यानी कि साउथ की डायरेक्शन में आएगा। फिर तो नहीं सर, साउथ में नहीं, मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ में लग रहा है, तो फिंगर्स को नीचे की तरफ घुमा दो। फिंगर्स को नीचे घुमाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर, अंदर मतलब नॉर्थ की तरफ लगेगा। तो यार ये बिल्कुल सही है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को नीचे की तरफ मान लूं तो मुझे माइनस का के कैप मिल जाता है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को नीचे की तरफ मान लूं, माइनस जे कैप बोलूं, तो मुझे माइनस का के कैप मिलता है। इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो माइनस जे कैप की तरफ होगा। माइनस का जे कैप बोले तो डाउनवर्ड, तो आपका आंसर डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। क्लियर है बात सभी को? नोट कर लो जल्दी से, करिए नोट। सच में बढ़े आगे आ जाओ। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 1 हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज अ चार्ज पार्टिकल इज वेल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल बाय अटैचिंग इट टू अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन पॉइंट। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, या फिर इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो एक चार्ज पार्टिकल को टेबल के ऊपर गोल गोल घुमा रहे हो, तो भाई साहब यहां पे ये चार्ज पार्टिकल को तुम टेबल के ऊपर ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। ये क्या है, टेबल। ये किसी टेबल के ऊपर आपने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाया। टेबल के ऊपर क्या किया, चार्ज पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है। थोड़ा अच्छे से बना दो यार चार्ज पार्टिकल को।
बढ़िया टेबल बनाया मस्त वाला। टेबल है, टेबल के ऊपर चार्ज पार्टिकल को अब गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाएंगे। तो हमारा चार्ज पार्टिकल टेबल के ऊपर ये घूम रहा है गोल गोल, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, टेबल के ऊपर गोल गोल घूम रहा है। यहां से इसको रस्सी से बांध दिया जो कि सेंटर पे जोड़ता है आके, इसको हमने क्या किया, इसको रस्सी से बांधा जो कि इसको सेंटर पे जोड़ है। बहुत बढ़िया। अभी पार्टिकल जब गोल गोल घूमता है तो टेंशन लगता है, टेंशन कौन सी डायरेक्शन में आएगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज द टेंशन। टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से दूर लगता है, तो यहां पे चार्ज पार्टिकल को जो आपने रस्सी से बांधा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से दूर लग रहा है टेंशन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, ये गोल गोल घूम रहा है, आपने एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड चालू कर दिया। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने बोला ऊपर की तरफ भी हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड और नीचे की तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। अगर मैं ऊपर वाली कंडीशन को मानता हूं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लगेगा, देखना यहां पे ये चार्ज पार्टिकल है, टेंशन टी यहां लग रहा है। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऊपर माना है तो चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी इधर है, चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो भैया फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या यही फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, हां सर। तो v क्रॉस बी, वेलोसिटी अंदर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, वेलोसिटी अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। ये इधर ऐसे बना रहा हूं ना, दैट मींस अंदर जा रहा है वो। अरे यार टेबल के ऊपर एक पार्टिकल को गोल गोल घुमा देना तो क्या होगा, वेलोसिटी अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो v क्रॉस b करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, वेलोसिटी के डायरेक्शन में हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमा दिया, तो ये मुझे थंब बताता है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। ऐसे करते हो ना, नहीं सर ऐसे 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 कहां करते हम लोग, ऐसे थोड़ी करते है ना, उल्टा बता दिया तुम लोगों को, पाम रूल से करते हैं ना इसको। तो पाम रूल क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आप अपने हाथ को रखो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने हाथ को रखो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसको एंटर करो, फिर तुम्हें क्या पता चलेगा, थंब से मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पता चलेगा। यही होता था। चलो यहां का देखते हैं, वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी उधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, यहां पे देखना, वेलोसिटी उधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में तो हम वो रखते हैं, वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में अपने हाथ को रखा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब को रखा, तुम्हारा पाम जो है वो बताता है किसको, मैग्नेटिक फोर्स को। तो इस पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगेगा, इस पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा। बाहर की तरफ ऑलरेडी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा था, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलरेडी लग रहा था। अब क्या हो गया कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग रहा था ऑलरेडी, बहुत बढ़िया। देखो एक मिनट ये सब हटा देता हूं ताकि कचरा थोड़ा सा साफ रहेगा, तुम्हें समझ अच्छे से आएगा। ठीक है, ऑलरेडी बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स भी बाहर लग गया, तो इसके इसमें टेंशन का हाल क्या होगा, पहले टेंशन जो था वो बैलेंस कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, पहले जो टेंशन था वो बैलेंस कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स को, अभी उसी टेंशन को दो दो फोर्सेस को संभालना पड़ेगा। सो क्या टेंशन की वैल्यू में क्या इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, सर बेचारा टेंशन पहले अकेला सेंट्रीफ्यूगल को संभाल रहा था, अब मैग्नेटिक फोर्स भी आ गया तो उसको अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको अपनी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब पहले टेंशन सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर था, अभी टेंशन सेंट्रीफ्यूगल प्लस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो गया, तो टेंशन इंक्रीज हो गया। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है तो टेंशन इंक्रीज हो जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर क्या करोगे। सो भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, आ जाओ मैं बताता हूं तुम लोगों को। अगर तुम इसकी बात करो तो कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने हाथ को रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने हाथ को रखोगे, थंब के डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो पाम जो है तुम्हारा वो रिप्रेजेंट करता है किसको, पाम रिप्रेजेंट करता है किसको,
मैग्नेटिक फोर्स को। तो यहां पे मैग्नेटिक फोर्स अंदर है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारा इस बार कहां लगेगा, इधर की तरफ। अगर फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। अब तुम देख लो कि टेंशन की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। पहले टेंशन था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, अभी टेंशन प्लस मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल के। सो यहां से टेंशन जो आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, तो टेंशन का वैल्यू डिक्रीज होगी ना। पहले टेंशन सेंट्रीफ्यूगल के बराबर था, अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया आपने, जैसे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ लगता है, तो टेंशन प्लस मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा। सो टेंशन इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस मैग्नेटिक फोर्स। तो भैया पहले अगर फील्ड ऊपर की तरफ था तो टेंशन इंक्रीज हुआ, फील्ड अगर नीचे की तरफ लगाया तो टेंशन डिक्रीज हो गया। तो मतलब टेंशन की किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। टेंशन किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड पे डिपेंड कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन क्या है भाई। अगर वो फील्ड ऊपर की तरफ है तो टेंशन उस केस में इंक्रीज हो जाएगा, अगर वो फील्ड नीचे की तरफ है तो उस केस में टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। उसने तो सिर्फ ये बोला है ना कि भैया स्विच ऑन किए इन द वर्टिकल डायरेक्शन, अब वर्टिकल में कहां, ऊपर या नीचे, ये तो बताया नहीं उसने। तो हमें दोनों केसेस को कंसीडर करते हुए चलना है और उसके बाद बोलना है कि टेंशन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यह है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। आ रहा है ना समझ, सच में ना। चलो भाई नोट कर लो फिर। हो गया, कर लिया नोट, पक्का, बढ़ सकते हैं आगे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो यह है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हो तो क्या होता है, उसके पास मैग्नेटिक फोर्स लगता है। वो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है इट इज गिवन बाय QVB sin थीटा। अच्छा यहां पे जो थीटा होगा वो तो 90 हो जाएगा बिकॉज वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो sin 90 का वैल्यू 1 होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया फोर्स का। इस फोर्स के फॉर्मूले में तुम देख रहे हो कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे, वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फोर्स पे। अब अगर आप यहां पे एक बात ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को तो चेंज नहीं कर रहे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा सेम वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका हमने, विद द सेम वेलोसिटी से फेंका है, तो मतलब ये भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। तो यहां से हम कहेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम एंड लिथियम, Li का +2 होता है ना, हाँ तो यहां पे बना लेना Li +2 होता है। इनमें से अगर हम बात करें तो आई थिंक सबसे ज्यादा चार्ज लिथियम के पास इस टाइम पे, इलेक्ट्रॉन के पास में 1e, प्रोटॉन के पास में 1e, हीलियम के पास में 1e, इसके पास में 2e, 2 प्रोटॉन है उसके पास में, +2 है ना, उसके पास +2 है। चार्ज सबसे ज्यादा किसके पास है, लिथियम के पास में, Li +2 ही होता है ना, पक्का ना। तो यहां पे मैं कहूंगा कि अगर चार्ज की बात करें तो सबसे ज्यादा चार्ज लिथियम के पास में है, और अगर चार्ज ऑफ Li सबसे ज्यादा है, बाकी सब तो He+ में है ना, तो ये तो सब तो बराबर ही होंगे। बस हाँ जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी, यहां पे प्लस का चार्ज है, ये माइनस का हो जाएगा, यहां पे प्लस का चार्ज आएगा, है ना, बस वही डिफरेंस है। बाकी तो चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो लिथियम का चार्ज सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से फोर्स एक्टिंग ऑन द लिथियम इज मैक्सिमम। फोर्स एक्टिंग ऑन द लिथियम जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पे लिथियम एक ऐसा है जिसके पास सबसे ज्यादा फोर्स होगा। समझते हो बातें तुम लोग, तो इंटेलिजेंट हो वैसे भी बहुत ज्यादा। हो गया, समझ आ गई बातें, पक्का, बड़े आगे आ जाओ फिर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल डिस्क्राइब द स्मॉलेस्ट सर्कल व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इन पार्टिकल्स में से सभी को मैं प्रोजेक्ट करता हूं सेम वेलोसिटी से, तो किसका जो सर्कल होगा वो छोटा बनेगा। ये बात जानते हो, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। वो क्या करता है? सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो भाई साहब यहां पे सारे के सारे हमने क्या किए? प्रोजेक्ट किए परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो सबके सब क्या करेंगे? सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे। और अगर ये सारे सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, तो इसमें से रेडियस सबसे छोटा किसका होगा? आओ देखते हैं। हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल को अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय, फोर्स जो होता है वो होता है QVB। और जब ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली जब ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे थे, तो इनके ऊपर जो है मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था और ये काउंटर बैलेंस कर रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। ये बातें मैं तुम्हें बता चुका हूं जब मैं तुम्हें क्विक रिवीजन करवा रहा था, तो याद होगी। तो अच्छे से बड़े से बोर्ड पे पढ़ाया था मैंने, याद है? हाँ। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो काउंटर बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा जो होता है वो होता है mv²/r। वो कितना होता है? mv²/r। तो mv²/r जो है वो QVB के बराबर हो जाएगा। तो जरा कंपेयर करके देख लो, mv²/r इज इक्वल्स टू QVB। v से v मर जाएगा, तो mv/r इज इक्वल्स टू QB। mv/r इक्वल्स टू QB। तो ये जो r है वो हो जाएगा mv/QB। जो r है वो हो जाएगा mv/QB। अब ध्यान से देखना, यहां पे उन्होंने बोला है कि जो चार्ज वाली पिक्चर है उसको तो हटा दो साइड में, क्योंकि उससे तो फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हीलियम और लिथियम, Li+ दिया है और उसने, ठीक है। पिछले वाले में मिसप्रिंट थी मैं मानता हूं, लेकिन इसमें मिसप्रिंट नहीं है, Li+ दिया है। अब क्या होगा, यहां पे चार्जेस की पिक्चर तो उसने सेम डिफाइन कर दी। रही बात मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड तो भी सेम है, सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। तो ओवरऑल जो पिक्चर अब ज्यादा डिपेंड कर रही है वो डिपेंड करती है मास पे। ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो यहां पे जो पिक्चर है वो डिपेंड करती है मास पे। मास किसका ज्यादा है इसमें से? पता नहीं किसका ज्यादा है, लेकिन पूछ रहा है वो स्मॉलेस्ट सर्कल। तो भैया जिसका मास सबसे कम होगा उसका रेडियस भी सबसे कम होगा। फिर यू नो फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट r इज प्रोपोर्शनल टू द मास। तो जिसका मास कम है उसका रेडियस भी ज्यादा है। तो मास का मुझे आइडिया नहीं इतना ज्यादा, बस ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। मैं तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें इतना ज्यादा नहीं, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम तो केमिस्ट्री वाले बच्चे भी हो, तो तुम्हें तो पता होगा। लेकिन ठीक है, एक नॉर्मली बात बता रहा हूं, अगर नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, इतना तो याद है इलेक्ट्रॉन का मास सबसे मिनिमम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो मिनिमम होता है, सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो जो सर्कुलर पाथ इलेक्ट्रॉन कवर कर रहा था उसका रेडियस मिनिमम होगा। उसका रेडियस कितना होगा? मिनिमम होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नोट कर लो जल्दी से, कर लिया नोट? समझ आ रहा है ना तुम लोगों को? पक्का? बढ़े आगे? आ जाओ भाई। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर। अब उसने फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ लिया। अब उसने क्या किया? फिर से हमसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ लिया। क्या करोगे आप फ्रीक्वेंसी के लिए? ये तो दिक्कत हो गई। आओ भाई मैं बताता हूं तुम लोगों को। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो एक चीज तो जानते हो कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। मैग्नेटिक फोर्स को लिखते हैं QVB और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिखते हैं mv²/r। लेकिन सर यहां पे जरा रुक जाओ, सर्कुलर पाथ जब फॉलो करता है कोई भी पार्टिकल तो उसके पास एक और वेलोसिटी होती है जिसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो उसके पास दो वेलोसिटी होती है, एक तो लीनियर और एक एंगुलर। आपकी जो इच्छा श्रद्धा है उसको फॉलो करो। रिलेशन क्या होता है? दैट v इक्वल्स टू ओमेगा r।
रिलेशन क्या है कि V जो है वो ओमेगा R के बराबर होता है, जरा देखो तो Q ओमेगा R इंटू बी इज इक्वल्स टू M ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय R। क्या ये बात सही है? कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में फॉलो करता है तो उसके पास होता है एंगुलर वेलोसिटी, वही फॉर्म में लिखा है, V इक्वल्स टू ओमेगा R होता है, तो जहां जहां V दिख रहा था वहां पे ओमेगा R कर दिया। एक R से एक R मर गया, एक और R से एक और R मर गया, एक ओमेगा से एक ओमेगा भी मर गया, तो क्यू बी इक्वल्स टू एम ओमेगा। क्या बनता है? क्यू बी इज इक्वल्स टू एम ओमेगा। सो ओमेगा इक्वल्स टू क्यू बी बाई एम, ओमेगा इक्वल्स टू क्यू बी बाई एम। अब देखो ये क्या है कि अगर वो बात करता है ओमेगा की, तो ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई टी या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को लिखने का तरीका है 2 पाई एफ, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। नहीं पता तो लिख लेना आज के बाद से। सो ये हो जाएगा क्यू बी बाई एम, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब तुम देख लो यार किसके रिलेशन के हिसाब से लिखना है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका? जिसका मास सबसे ज्यादा। बोल सकता हूं मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसका? जिसका मास सबसे ज्यादा। तो भाई मास सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? लिथियम के लिए। देखो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, लेकिन लिथियम का मास औरों के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो मास ऑफ लिथियम जो है वो ज्यादा है, इसलिए जो लिथियम के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मिनिमम हो जाएगी। ये वाली बात लिख लो फटाफट से, जल्दी से लिख लो यार, यही है सॉल्यूशन। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? समझ गए ना बातें? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है एक सर्कुलर लूप है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। द टॉर्क ऑन द लूप ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज। भैया टॉर्क बता रहे हैं, सब कुछ दे दिया इस बात तुम लोगों को, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। नहीं समझे? आओ बता दे। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर और प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। टॉर्क बताना है क्या है यार? अब देखो क्या है यहां पे, जो ये आपने जो लूप रखा है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एरिया। ठीक है, ये कैसे रखा है? सर्कुलर लूप ऑफ एरिया कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। ये भैया ये लूप है हमारे पास में, इसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तुम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तुम लोगों ने। लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है तो भाई साहब एक बात समझ लो, क्या समझ लो कि एरिया वेक्टर जो है वो यहां पे आएगा, एरिया वेक्टर जो है वो ऐसा आएगा। ठीक है, और अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आगे, सो टॉर्क इक्वल्स टू आई ए बी साइन थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना यहाँ पे। अरे दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, सो ये आई ए बी साइन का 0, साइन 0 0 होता है, सो टॉर्क यहाँ पे 0 लग जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। ओरिएंटेशन मैटर करता है भाई, यहाँ पे ओरिएंटेशन मैटर करता है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एरिया के पैरेलल है यहाँ पे, तो इस केस में टॉर्क 0 लगता है फिर। ठीक है, क्लियर? पक्का? चलिए भाई, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। बढ़े आगे, आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी अनदर पार्ट। 6 के बाद में अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है? अ बीम कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स moving at a same speed goes through a thin region in which there is a magnetic field perpendicular to the beam. The proton and the electrons क्या होगा उनका? will go undeviated, will be deviated by the same angle and will not separate, will be deviated by the different angle and hence separate, will be deviated by the same angle but will separate। भाई बोला गया है कि एक बीम है जिसके अंदर प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, और ये बीम क्या हुई? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चली गई। अब क्या हाल होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का? ये तो तुम समझदार हो, सोच के बताओ।
सोचा कुछ? मैं जानता हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाएंगे, मूविंग चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाएंगे, तो वो डेविएट हो जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो भाई एक प्रोटॉन की जब बात करते थे तो पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन करना बहुत आसान था हमारे लिए। हमने बोला एक प्रोटॉन गया v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लग गया, तो ये जो होता है वो ऐसे सर्कुलर पाथ फॉलो करके चल जाता है। क्या करता है प्रोटॉन? ऐसे सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेता है, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। अब अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, और याद करो जब हम क्विक रिवीजन कर रहे थे तो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, जो डायरेक्शन तुमने फाइंड किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगता है वो तुम्हारे फाइंड किए हुए डायरेक्शन के अपोजिट में होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा। और एक और बात हम समझते हैं बहुत अच्छे से कि जो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ होता है उसका रेडियस मिनिमम होता है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा हम लोगों ने, जो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ होता है उसका रेडियस मिनिमम होता है, तो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में उसका रेडियस मिनिमम होगा। तो ये दोनों अलग अलग डेविएट होंगे, अलग अलग एंगल से डेविएट होंगे और बिछड़ जाएंगे। हो गए ना, बिछड़ गए ना दोनों, एक इधर आ गया एक उधर चला गया, दोनों बिछड़ गए, अलग अलग एंगल पे डेविएट हो गए। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही बात है। अनडेविएटेड पागल हो गया, गलत बात है ये, बिना डेविएशन के जा ही नहीं सकते। डेविएट होंगे सेम एंगल से और सेपरेट नहीं होंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बेचारा इधर की तरफ डेविएट हो रहा है, वो बेचारा उधर की तरफ डेविएट हो रहा है, कहां हुए भैया? सेपरेट हो जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझते हो ना इतनी सी बातें? बाकी तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, तुम्हें पता ही है उसके बारे में तो। ओके, हाँ कि ना? सही है ना? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्या बोला गया? अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सम इंस्टेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल। भाई क्या होगा? एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, करा लो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है वो एक एक्यूट एंगल बना रहा है, यानी कि चार्ज पार्टिकल हमारा, और ये ऐसे घुसता है इसमें, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा जो कि 90 डिग्री से कम होगा। एक्यूट एंगल मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होनी चाहिए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, समझ गए बात भी हम लोग। अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा भैया? तुम्हें पता है कंपोनेंट्स कराने पड़ेंगे। कंपोनेंट्स करोगे तो एक कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, एक कंपोनेंट आएगा v sin थीटा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था sin थीटा वाला कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराता है, बिकॉज v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। v sin थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। सो v sin थीटा जो है वो इसको क्या करेगा? सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कराएगा, और v cos थीटा हॉरिजॉन्टल है जिसकी वजह से वो पार्टिकल आगे जाएगा। तो द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज सर्कुलर भी होगा और आगे भी बढ़ेगा, सर्कुलर भी होगा और आगे भी बढ़ेगा, सर्कुलर भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। सब बता चुका हूं मैं तुम लोगों को। इसको क्या बोलते हैं? हेलिकल पाथ बोलते हैं। द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन नहीं, सर्कल नहीं, हेलिक्स, हां हेलिक्स होगा। ये हेलिकल पाथ बोल लो या फिर हेलिक्स बोल लो चलेगा, ठीक है। तो हेलिक्स होगा। पिच क्या होगी इसकी? देखो याद करो, मैंने तुम्हें बताया था पिच क्या होता है। पिच जो है वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? तो v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला था v cos थीटा अपॉन क्या था? 2 पाई m बाई क्यूबिक। क्या यही फॉर्मूला था क्या? सोच के देख लेना एक बार। तो यहां से पिच मिलती है मुझे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है? नहीं सर। तो v cos थीटा कभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो v cos थीटा कभी चेंज नहीं होगा, मास कभी चेंज नहीं होगा, चार्ज कभी चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड कभी चेंज नहीं होगा। तो पिच इसका यूनिफॉर्म रहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा? सो पिच रहेगा यूनिफॉर्म। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कभी भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल
मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पे एंटर करता है तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करता है और इसका जो पिच है वो यूनिफॉर्म पिच होता है। कैसा होता है वो? यूनिफॉर्म होता है। पिच मतलब कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया वन टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूं कैसे निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर को काटने में कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड बोले तो एक चक्कर में कितना टाइम लगता है। तो एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रेवल करोगे 2πr और टाइम जो स्पीड होगी वो कितनी होती है, v sin थीटा वाली है ना भैया, यहां पे v sin थीटा वाली। अब r के लिए जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा था mv अपॉन qb वो पुट कर देना, तो 2π mv sin थीटा अपॉन qb इंटू वी साइन थीटा। तो v साइन थीटा से v साइन थीटा मर जाएगा, ये हो जाएगा 2πm बाय qb। नोट कर लेना नहीं पता हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये लिखा मैंने। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे, आ जाओ भाई। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। सो द क्वेश्चन नंबर 9 सेज a particle moves in a region having a uniform magnetic field and a parallel uniform electric field। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी घुसा दिया साथ में। At some instant the velocity of the particle is perpendicular to the field direction, the path of the particle will be। जरा बताओ क्या होगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन है, क्या वो सर्कल है, क्या वो हेलिक्स है विद यूनिफॉर्म पिच या फिर हेलिक्स विदाउट यूनिफॉर्म पिच। सोचो जरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सोचो क्या होगा इसमें। बता चुका हूं कैसे करना है, पहले वाली अप्रोच है उसी को फॉलो करते हुए चलो, जल्दी से ट्राई करो। हाँ भाई करिए ट्राई। सोचा क्या करोगे क्वेश्चन में? यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड था। इस बार क्या गया, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड भी साथ में आ गया। तो चलो भाई ड्रॉ करके देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन हमसे कि भाई साहब एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ पैरेलल है। तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना दो। लो भाई हो गया। अच्छा अब क्या बोला है कि एट सम इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसे बोल रहे हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन, द पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी। अब देखो भाई क्या है कि बेसिकली अगर यहां चीजों को डिफाइन किया जाए तो पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, यही बोला ना, पार्टिकल मूव्स इन अ रीजन हैविंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया। अब किसी इंस्टेंट पे कोई पार्टिकल हमारे पास आया और उसने बोला हम तो भैया फील्ड के पैरेलल एंटर करेंगे। हम क्या करेंगे, फील्ड में पैरेलल एंटर करेंगे। और वी नो बेटर कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर अगर कोई पार्टिकल एंटर करता है तो इट विल गो अराउंड अ सर्कुलर पाथ। तो क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। अब वो फॉलो कर रहा है सर्कुलर पाथ, वो गोल गोल घूमना चाह कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे एग्जिस्ट करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है कि वो आगे की तरफ जाए। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी QE इस डायरेक्शन में। क्या तुम लोग भी इस बात से सहमत हो? मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से ये क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा। पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है कि ये पार्टिकल आगे की तरफ जाए। सो डेफिनेटली इट विल गो लाइक दिस। लेकिन इस बार दिक्कत है। दिक्कत क्या है, जो पिच होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। Why is it so? Because of the region यहां पे इनिशियल जो वेलोसिटी थी x के अलोंग, इसको अगर मैं x एक्सिस मान लूं और इसको मैं y एक्सिस मान लूं, सो आप देख सकते हो x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, पार्टिकल परपेंडिकुलर गया है। x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, बट क्योंकि x के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग वी हैव अ फोर्स QE, तो x के अलोंग एक्सेलरेशन आएगा, दैट विल बी गिवन बाय QE बाय m। सही बात है? हाँ भाई, तो x के अलोंग जो होगा एक्सेलरेशन होगा, और क्योंकि ये एक्सेलरेशन इस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है जिसका इनिशियली वेलोसिटी 0 था, तो इसके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी आएगी vx इक्वल्स टू ux प्लस axt वाली इक्वेशन से। नहीं समझे? अरे मैग्नेटिक फील्ड ने काम कर दिया है, वो गोल गोल घुमा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चुपचाप बैठा रहेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो अपना कमाल दिखाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कमाल दिखाया, बोलता कोई बात नहीं, तुमने पार्टिकल को परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है, यानी कि तुमने पार्टिकल को y डायरेक्शन में फेंका है, मतलब उसके पास x के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई बात नहीं। तो x के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, vx इक्वल्स टू ux प्लस axt। गोल गोल घुमाने का काम मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है वो देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा फोर्स इसके ऊपर QE,
तो इसके ऊपर आएगा एक्सेलरेशन, तो m इंटू एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस, x की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, एंड दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय QE बाय m. सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, इसको यहां पे पुट कर दीजिए, तो जो वेलोसिटी आपको मिलेगी वो मिलेगी QE बाय m इंटू t. अब ये वेलोसिटी जो है, जो तुम्हें मिल रही है, वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के हिसाब से चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि ये वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है. और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है तो वो, रुको क्या बोल रहे हैं, हाँ, कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, अब सीधी सी फंडा ये है कि भाई अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम जा रहे हैं और अगर हमारा वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं है तो क्या हमारा पिच यूनिफॉर्म होगा क्या? हां कि ना बोलना भाई, यूनिफॉर्म पिच होगा कि नॉन यूनिफॉर्म पिच होगा? पिच मतलब एक टाइम पीरियड में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है. पिच का मतलब क्या होता है, इन वन टाइम पीरियड कितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है. और एक और बात जो तुम बहुत अच्छे से समझते हो कि अगर वेलोसिटी ही वेरिएबल है, अगर वेलोसिटी ही वेरिएबल है तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो हम कवर करेंगे किसी टाइम में वो कांस्टेंट कैसे हो सकता है? तो भाई साहब अगर वेलोसिटी तुम्हारे पास वेरिएबल आ रही है, दैट मींस जो तुम डिस्टेंस कवर कर रहे हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म मतलब वो कांस्टेंट नहीं है. पहले एक सेकंड में तुम्हारे पास वेलोसिटी कुछ और थी, अगले एक सेकंड में वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगले एक और सेकंड में वेलोसिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी. तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे वो भी इंक्रीज होता जाएगा. जैसे कि मान लो तुम अपने घर से गए, अपने कहां पे, दादी के घर जा रहे हो, ठीक है, तो भाई तुम अपने घर से गए दादी के घर पे, तो जब तुम अपने घर से दादी के घर जा रहे थे तो तुमने रास्ते में गाड़ी चलाई बढ़िया, पहले एक घंटे के लिए तुमने गाड़ी चलाई 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. 5 बहुत कम हो गया ना, 50 कर लेते है ना. हाँ, फिर गाड़ी चलाने का मतलब ही क्या, पैदल ही चले जाते. तो भाई पहले एक घंटे में क्या हुआ, तुम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे. दैट मींस इन फर्स्ट आवर आपने जो डिस्टेंस कवर किया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 50 किलोमीटर्स, राइट. पहला एक घंटा जो होगा उसमें जो आपने डिस्टेंस कवर किया दैट विल बी 50 किलोमीटर. अब आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर दो, अब आप अपनी स्पीड लेके जाते हो 100 किलोमीटर पर आवर पे. जब आप अपनी स्पीड लेके जा रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर में, तो दैट मींस अब आप क्या करते हो, इन 1 आवर, एक घंटे में अब कितना 100 किलोमीटर कवर कर लोगे. एक घंटे में अब क्या करोगे, 100 किलोमीटर कवर कर लेंगे. तो तुम देख सकते हो इन 1 आवर पहले तुमने 50 किलोमीटर कवर किया, इन नेक्स्ट 1 आवर अगले एक घंटे में तुमने 100 किलोमीटर कवर किया. यानी कि अगर तुम्हारी स्पीड वेरिएबल है, अगर तुम्हारी स्पीड चेंज होती रहती है तो फिक्स टाइम के अंदर, फिक्स टाइम के जो अंदर तुम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो, जो डिस्टेंस कवर करते हो वो चेंज होती रहती है. फिक्स टाइम के अंदर जो डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो वो चेंज हो रही है अगर तुम्हारी वेलोसिटी वेरिएबल है तो यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि यहां पे जो वेलोसिटी हमें मिली है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि वो वेरिएबल है. तो इस केस में पिच क्या होता है, पिच मतलब कि टाइम पीरियड, किसी एक वन टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड के अंदर कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हो. तो पहले हमारे पास वेलोसिटी कम थी तो कम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर हमारे पास क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद में वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि भैया वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है. तो कुछ समय के बाद वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. तो सेम टाइम पीरियड में अगर मेरी वेलोसिटी अब इंक्रीज हो चुकी है तो मैं ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करूंगा. दैट मींस अब मेरे पास जो पिच का वैल्यू आएगा वो ज्यादा आएगा. तो यहां पे क्या होगा, अगेन वही चीज है कि देखो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है लेकिन साथ ही साथ आगे की तरफ भी जा रहा है. सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, आगे की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. तो आई कैन से कि यहां पे भी हेलिक्स बनेगा, लेकिन इस बार क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म पिच होगा. पिच मतलब सीधी सी बात है, पिच क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड. एक टाइम पीरियड में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है. अब पिच का फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं पता है तो लिख लेना ऊपर. पिच बोले तो स्पीड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड हमें मिली थी Vx इंटू टाइम पीरियड t. पिच क्या है, स्पीड इंटू टाइम. टाइम पीरियड तो फिक्स होता है, हमने पहले भी बोल दिया था टाइम पीरियड जो होगा भैया फिक्स होगा 2 πm/qb. ये तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट वाली बात है. लेकिन Vx
Vx जो है वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ में। ये टाइम है, वो टाइम पीरियड है, अलग अलग चीजें हैं। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, वो टाइम पीरियड होता है, और ये टाइम अलग है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो, समय आगे बढ़ता जाता है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। तो ध्यान रखना, यहां पे जो पिच होगी वो वेरिएबल होगी, बिकॉज पिच जो है वो समय के साथ चेंज होती जाएगी। बिकॉज Vx का फॉर्मूला जाके वहां पे पुट कर देना, तो हमें पता चल जाएगी सारी बातें। समझ आएगी बातें आप सब? तो पक्का ना? नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट? कर लिया? बढ़े आगे? बहुत बढ़िया। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहता है, आओ देखते हैं। An electric current I enters and leaves a uniform circular wire of radius A through diametrically opposite points. A charged particle Q moving along the axis of the circular wire passes through its center at a speed of v. The magnetic force acting on the particle when it passes through the center has a magnitude. तो भाई साहब आपको बताना है मैग्नेटिक फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा जब वो पार्टिकल सेंटर से पास होगा। तो क्या बोला गया है, मैं एक बार डायग्राम बना के तुम्हें बता देता हूं, बाकी तुम लोग कर लोगे। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर है, तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर बना ली हम लोग। अब इसमें बोला है कि क्या हो रहा है, यहां पे करंट आई एंटर करता और लीव करता है इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए थ्रू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। एक पॉइंट मेरा यहां पे है डायमेट्रिकली अपोजिट, और एक पॉइंट मेरा यहां पे है। तो यहां से करंट एंटर करता है और यहां से करंट लीव करता है। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ये। क्या है? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। करंट यहां से एंटर करा, वहां से लीव करा। जरा देखो, इसकी एक्सिस बना ले हम लोग। हाँ, इसकी एक्सिस बनाओ। एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है। एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो सेंटर से पास होती है। अब जब करंट यहां पे जाएगा तो तुम देख सकते हो करंट का विभाजन हो जाएगा, यानी कि करंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन I/2 इधर और I/2 इधर करंट जाएगा। एग्रीड और नॉट? पक्का ना? इसको मैं बोल देता हूं I1 और इसको मैं बोल देता हूं I2। मेरी मर्जी, मैंने नाम दे दिया इनको। हम जानते हैं I1 और I2 दोनों बराबर होंगे। अब क्या होगा, जैसे ही एक चार्ज पार्टिकल Q मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर पाथ, तो भाई एक चार्ज पार्टिकल Q यहां पे बना लिया हम लोगों ने, और ये मूव कर रहा है अलोंग द एक्सिस। चार्ज पार्टिकल Q क्या कर रहा है? मूव कर रहा है अलोंग द एक्सिस। तो जरा बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? सोचो जरा। फोर्स हमें बताना है जब वो सेंटर से पास होगा। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन इट पासेस थ्रू द सेंटर। भैया जब वो सेंटर पे आएगा तो कितना मैग्नेटिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप सेंटर वाले पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो, तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको सेंटर पे पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। अरे सर ये तो बहुत आसान है, हमने अभी फाइंड किया था। सर्कल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है पता है ना तुम लोगों को। लेकिन हाँ ध्यान रखना, हमने यहां पे करंट इधर से एंटर कर रहा है, उधर से बाहर निकाला है। यहां पे करंट की डायरेक्शन अपोजिट है दोनों के लिए। करंट की डायरेक्शन अपोजिट है दोनों के लिए, तो इसकी वजह से करंट जो बनेगा कैसा बनेगा बोलो? इसकी वजह से करंट कैसा बनेगा? इधर की तरफ। इसकी वजह से करंट उधर की तरफ बनेगा। या फिर नहीं समझ आए तो ऐसे बना लो, नहीं समझ आता है तो ऐसे बना लो। यहां से करंट एंटर करा आई, यहां से करंट बाहर चला गया। यहां पे एक्सिस जो होगी उसकी कैसी होगी? एक्सिस ऐसी, बाहर से अंदर की तरफ जाती हुई। एक्सिस कैसी होगी? बाहर से अंदर की तरफ जाती हुई बनाएंगे हम लोग। तो ये एक्सिस बना दी हमने किसकी? बाहर से अंदर की तरफ जाती हुई एक्सिस बना दी है। इसी को अगर तुम सामने से देखोगे, इसी को अगर तुम यहां सामने से देखोगे तो तुम्हें वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब जब ये ऐसे दिख रहा है दैट मींस ये हमारा सेंटर पे एक्सिस है। तो यहां पे करंट आया तो करंट ऊपर से जाएगा नीचे से जाएगा। ऊपर से करंट I1 जा रहा है, नीचे से करंट I2 जा रहा है। और तुम्हें पता है I1 और I2 दोनों बराबर होंगे बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जानते हो ना बात। तो अब मुझे क्या है बोला गया है, एक चार्ज पार्टिकल जो सेंटर से पास होगा, एक चार्ज पार्टिकल जो कि सेंटर से पास होगा, तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाली कितना होगा। ये सेंटर वाला पॉइंट है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। क्या करते थे, अगर ये आर्क दिख रहा है, वैसे तो हम पूरा सर्कल का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन एक दिक्कत हो गई है यहां पे। सर्कल का फॉर्मूला तब लगता था जब करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करता था। सर्कल का फॉर्मूला तभी लगाओगे जब करंट पूरे एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करे। यहां पे आधा करंट ऊपर से जा रहा है, आधा करंट नीचे से जा रहा है। तो जो सर्कल का फॉर्मूला था वो मत लगाना,
पर यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें दो सेमी सर्कल दिख रहे होंगे। तुम्हें क्या दिखेंगे? यहां पे दो सेमी सर्कल दिख रहे होंगे, एक ऊपर वाला सेमी सर्कल, एक नीचे वाला सेमी सर्कल। दिख रहा है तुम लोगों को? ऊपर वाला सेमी सर्कल, नीचे वाला सेमी सर्कल। ऊपर वाले सेमी सर्कल से करंट I1 जा रहा है, नीचे वाले सेमी सर्कल की वजह से करंट I2 जा रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर कोई आर्क आ जाए तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स या सॉरी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हो? क्या करेंगे? अपना राइट हैंड लेंगे, हाँ बिल्कुल राइट हैंड लेंगे। राइट हैंड को क्या करंट की डायरेक्शन में घुमाएंगे? हाँ करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड को घुमाया। राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाया। थंब तुम्हारा अंदर जा रहा है। थंब कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। और अगर थंब हमारा अंदर की तरफ जा रहा है यानी कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, तो इसको मैं बोल देता हूं B1। अंदर जाता हुआ क्रॉस से बना दिया मैंने, बाहर आता हुआ डॉट से बना देंगे। नीचे वाले में I2 करंट जा रहा है, तो देखो फिंगर्स को घुमाओ करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को घुमाओ करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाया तो थंब मेरा बाहर की तरफ आया। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाया तो थंब बाहर की तरफ आया। थंब बाहर का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउट ऑफ द प्लेन बनेगी। ऊपर वाली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जाती हुई है, नीचे वाली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लेन से बाहर आती हुई है। दोनों ऐसी बन रही है, दिख रहा है तुम लोगों को? एक फील्ड अंदर जा रही है, एक फील्ड बाहर आ रही है। तो मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या कहता है? म्यू नॉट I अपॉन 4πr इंटू, ये एंगल कितना बनता है? पाई का इंटू पाई। अरे पता है ना फॉर्मूला, यही था ना, म्यू नॉट I अपॉन 4πr इंटू अल्फा। अल्फा यानी जो आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है, आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उसको यहां पे लिखेंगे अल्फा की जगह पे। ऊपर वाली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट I अपॉन 4πr डॉट पाई। पाई से पाई मर जाएगा तो ये बनेगा म्यू नॉट I अपॉन 4r। ये क्या बन जाएगा? म्यू नॉट, अच्छा यहां पे करंट ऊपर वाले में I1 जा रहा है ना, तो I1 लिख देना यहां पे I1 अपॉन 4r। सिमिलरली अगर मैं B2 को सॉल्व करूं तो B2 को सॉल्व करते टाइम भी मुझे यही सब मिलने वाला है कि B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 इंटू अल्फा की जगह पाई, पाई से पाई मर गया, ये हो जाएगा म्यू नॉट I2 बाय 4r। अब हम जानते हैं कि I1 और I2 दोनों बराबर है, ठीक है। अगर मैं बोलूं I1 और I2 बराबर है तो यहां पे देखो I1 और I2 बराबर है, दैट मींस B1 और B2 भी बराबर है। सहमत हो इस बात से? अगर मैं बोलूं I1 और I2 इक्वल है तो क्या मैं कह सकता हूं दैट B1 और B2 भी इक्वल होंगे? देख लो, म्यू नॉट अपॉन 4r, म्यू नॉट अपॉन 4r, r जो होता है वो रेडियस होता है। सर्कल है भैया, रेडियस तो फिक्स ही रहेगा, भले ऊपर से देखो या नीचे से देखो, रेडियस की वैल्यू तो फिक्स ही रहनी है। वही बात करंट की, तो ऊपर से आधा करंट जाता है, नीचे से आधा करंट जाता है, मतलब I1 और I2 दोनों सेम हो गए। अब अगर I1 और I2 अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो B1 और B2 दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहां पे मैं एक बात लिखने वाला हूं, क्या कि B1 जो है वो B2 के बराबर है और वो है म्यू नॉट, करंट हो जाएगा I/2 अपॉन 4r। I1 और I2 जो है यहां पे लिख लेना, सिंस I1 इज इक्वल्स टू I2 दैट विल बी इक्वल्स टू I/2। दोनों में आधा आधा करंट गया था। तो अगर B1 और B2 दोनों बराबर है म्यू नॉट I/8r, तो हम जानते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना रहेगा? B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। सहमत हो इस बात से? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इक्वल्स टू, दोनों का एड ऑन कर दिया क्योंकि दो दो मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी भाई सेंटर पे। सेंटर पे B1 भी है, सेंटर पे B2 भी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 प्लस B2 कर दिया। लेकिन एक बात गलत हो गई यहां पे कि जब हम इसको लिखते हैं म्यू नॉट I अपॉन 8r, तो एक की वजह से डायरेक्शन है इनटू द प्लेन और यहां पे दूसरे की वजह से डायरेक्शन है आउट ऑफ द प्लेन। और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है। दोनों का क्या है? सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। इस केस में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो जीरो होता है। और अगर सेंटर पे लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया है, सो व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज जो सेंटर से पास हो रहा था? समझ रहे हो ना, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो चुका है। अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो जो चार्ज जा रहा था उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो चुका है। तो यहां पे QVB, अगर B जीरो हो गया तो QV इंटू जीरो कर देना और यहां से आपका आंसर जीरो आ जाएगा। डन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ठीक है, पक्का समझ आती है बातें? देख लो एक बार फिर से क्या क्या बोला गया है। मैंने बोला कि भैया अगर ये कोई सर्कुलर लूप है
तो इसमें क्या हो रहा है, एक जगह से करंट आ रहा है और डायमेट्रिकली अपोजिट जगह से करंट निकल जाता है। तो जो भी करंट आएगा उसका दो भागों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, I/2 करंट यहां पे, I/2 करंट यहां पे, ऊपर से चला गया I करंट। इसके एक्सिस पे से एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, तो बताइए जरा सेंटर पे जब ये चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा एक्चुअली, ठीक है। तो जब ये आ रहा था तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगना चाहिए वो फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको साइड से देखा तो मुझे ऐसा दिखाई, मैंने उस लूप को साइड से देखा तो मुझे ऐसा दिखा, मैंने बोला करंट ऐसे आ रहा है और इधर से ऐसे चला गया। अब तुम्हारी इच्छा श्रद्धा, तुम करंट को नीचे से लेके जाओ, ऊपर से निकाल दो, तुम्हारे ऊपर है वो सब तुम्हारे ऊपर है। करंट को बस डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से निकालना, करंट हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला हुआ है। अब क्या होगा, अगर I करंट आएगा तो एक जगह से I1 जाएगा, एक जगह से I2 जाएगा, जैसे कि मैंने यहां पे बना रखा है I1 और I2। तो अब क्या हुआ कि भैया ऊपर वाला एक अलग आर्क बना, नीचे वाला एक अलग आर्क बना, सेमी सर्कल बन रहा है। सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला हम डिफाइन कर चुके थे ऑलरेडी। क्या होता है बेसिकली, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जब किसी आर्क के लिए लगाते हो तो आर्क के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/4πr इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल जो वो सेंटर पे बनाता है। सेमी सर्कल सेंटर पे पाई एंगल बनाता है, पाई मतलब 180 डिग्री का। तो ऊपर वाले ने बनाया पाई एंगल, तो ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिखी μ0I/4r। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, तो राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल क्या बोलता है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमा दो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमा दिया, तुम्हारा अंगूठा देखो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ जाना मतलब क्रॉस बनाते हैं उसके लिए, अगर वो अंदर की तरफ जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस बना देते हैं। सिमिलरली नीचे वाले को देखो, उसने भी पाई एंगल बनाया है, यानी कि 180 डिग्री, फिंगर्स को घुमा दिया, फिंगर्स को जैसे तुमने घुमाया तो अंगूठा बाहर आ रहा है, बाहर आने का मतलब है हम इसको डॉट से बनाते हैं। ऊपर वाली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, नीचे वाली की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। तुम समझदार हो, तुम देख रहे हो B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अच्छे से पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, दोनों को ऐड करो, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेना, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या हुआ, इसको हमने 0 कर दिया। सिंस डायरेक्शन ऑफ बोथ आर अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ बोथ आर अपोजिट, इसलिए क्या हुआ, ये 0 हो गया। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 हो जाता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यहां पे अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो भैया चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग सकता है क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो कोई मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारा आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहां पे समझ आ गया, नोट कर लो इसको जल्दी से, पहले ये वाला नोट करो फटाफट से, हो गया नोट, इसको भी नोट कर लो, कर लिया पक्का, चलिए भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये थे हमारे, कौन सा चल रहा था, ऑब्जेक्टिव 1 चल रहा था ना, हाँ सर बिल्कुल, यहां पे एक एक ऑप्शन हमारे सही जा रहे थे। तो ओवरऑल यहां पे थी ऑब्जेक्टिव 1 की कहानी। उम्मीद करता हूं ये तुम्हें समझ आई होगी, और अगर कोई दिक्कत आए तो दोबारा वीडियो देख सकते हो। दोबारा वीडियो देखने के लिए यू कैन जॉइन अस ऑन द वेबसाइट, जहां पे सारी की सारी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी इन द प्रॉपर अरेंज फॉर्मेट और विद द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफी ज्यादा टाइम आप लोगों का बचेगा अगर वेबसाइट पे ज्वाइन करते तो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर तुम्हें लगता है कि सर हम तो यूट्यूब से काम चला लेंगे, सो डोंट फॉरगेट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, सो दैट तुम्हारे लिए कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। इस चैनल पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलेंगे। सो उन सारे अपडेट्स के लिए ये काम बहुत जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और हां शेयर करो यार, हर उस बच्चे तक इस क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचा दो जिसको सच में इसकी जरूरत है। ओके, तो ये काम बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन कर देना, और लाइक कर दिया करो यार, लाइक बहुत कमा रहा है आजकल, ठीक है, करोगे ये सारे काम, परफेक्ट। सो ये थी आज की कहानी, बाकी की बातें करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।